तैयार रहिए, स्टार्ट। चुनाव नतीजे आने के साथ ही देश भर में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ये चर्चा वे लोग भी कर रहे हैं जिनका राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं है। यह इसलिए भी कि चुनाव का मतलब सिर्फ नंबर गेम ही नहीं है। सत्ता पर काबिज होने के लिए नंबर गेम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी दल ने उस नंबर को कैसे पाया और कैसे गंवाया। पिछले चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा उतरकर 240 पर कैसे आ गई, इसको लेकर तो भाजपा को आत्मावलोकन करना ही चाहिए। पहला, आम जनता की नजर से देखें तो सीटें घटने के 2-3 बड़े कारण साफ समझ में आते हैं। अति आत्मविश्वास और आयातित उम्मीदवारों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने का भ्रम भाजपा को ले डूबा। जितनी मेहनत प्रचार के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, एकाध नेताओं को छोड़कर शायद किसी ने नहीं की। भाजपा की बात करें तो उसके अनेक नेता तो अपने क्षेत्रों में ही उलझे रहे। कुछ को खुद की चिंता रही तो कुछ को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जितवाने की। वहीं ज्यादातर ने दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में खाना पूर्ति की औपचारिकता ही निभाई। ऐसे में नतीजे मन माफिक आते तो कैसे? अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का दूसरा बड़ा कारण दल बदलू और परिवारवाद के मोह में फंसकर टिकट बांटना रहा। टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं की राय के मुकाबले आला कमान की मर्जी हावी रही। 2-2, 3-3 बार हारे नेताओं को टिकट थमाने का संदेश भी अच्छा नहीं गया। दल बदलू और परिवारवादी संस्कृति ने भी पार्टी की जीत की संभावनाओं पर ब्रेक लगाया। अब तक कांग्रेस ही नेताओं के बड़बोले बयानों से परेशान थी, लेकिन अब यह बीमारी भाजपा में भी आम हो चली है। ऐसे में 400 पार होती तो कैसे? भाजपा अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती जरूर है, लेकिन क्या जनसंघ के जमाने का अनुशासन अब पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में बचा है? अधिकांश नेताओं के लिए पद पाना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। भाजपा कार्यकर्ता भी सुविधा भोगी होते जा रहे हैं। पैरा, एक तथ्य यह भी है कि अनेक राज्यों में पार्टी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जिन राज्यों के भरोसे पार्टी को संख्या बल में मजबूती की उम्मीद थी, वहीं सीटें उससे छिटक गईं। पार्टी अब हार के कारणों की समीक्षा करे तो ध्यान रखना चाहिए कि यह काम ईमानदारी से हो। हारे तो क्यों हारे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पैरा, भ्रष्टाचार की जड़ें न केवल गहरी होती जा रही हैं, बल्कि इन जड़ों का और छोर भी कहीं नजर नहीं आता। सरकारें भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें तो करती हैं, लेकिन हकीकत में हो यह रहा है कि रिश्वत के रूप में वसूली गई रकम में शून्य बढ़ रहे हैं। ताजा प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने टेंडरों में हेरा फेरी के मामले में राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड RSRDC के MD के सलाहकार के अलावा 2 अन्य अफसरों को घूस की बड़ी रकम लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
जो अफसर पकड़े गए उनके घर और अन्य ठिकानों की सर्च में 1.32 करोड़ रुपए नकद, अकूत सोना चांदी और नोट गिनने की मशीन भी मिली। क्या बिना साठ गांठ के कोई भी इतनी बड़ी रकम पर हाथ मारने का दुस्साहस कर सकता है? पैरा, सरकारी महकमों में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर लगे कई अफसरों को संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार पनपाने की हर सुरंग का पता होता है। देखा जाए तो आज किसी भी कार्यालय में बिना सुविधा शुल्क के कोई काम होता ही नहीं। पुलिस, परिवहन, पंचायत, नगर निकाय और राजस्व से जुड़े कामों में तो सबसे ज्यादा घूसखोरी और भ्रष्टाचार है। प्रक्रिया की पेचीदगियां इतनी कि ईमानदारी से एक कागज आगे नहीं सरकाया जा सकता। निर्माण क्षेत्र में भ्रष्टाचार को तो ज्यादा आसान माना जाता है। सड़कें, भवन, पुल आदि बनाने के लिए बजट जितना मंजूर होता है उसका नाममात्र खर्च करो और बाकी रकम की बंदर बांट शुरू कर दो। छोटी मछलियों को पकड़ना बहुत आसान है, इससे विभाग को वाहवाही लूटने में भी आसानी रहती है। लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि भ्रष्टाचार के शिखर पर बैठे मगरमच्छों को आखिर किनकी शह पर बचाया जाता है। यह भी सच है कि बड़े घपले घोटाले बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले अफसर व कार्मिकों के राजनीतिक कनेक्शन पर ही प्रहार होना चाहिए। ऐसे बीसियों उदाहरण मिल जाएंगे जब पकड़े गए भ्रष्टाचारियों के रसूख के कई उदाहरण सामने आते हैं। राजस्थान में अब देश भर की तरह ही चुनावों का दौर खत्म हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश की सरकार अब भ्रष्टाचार की जड़ें खोदने का काम शुरू करेगी, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार नहीं होगा, जनता की गाढ़ी कमाई का धन यूं ही रिश्वतखोरों की जेब में जाता रहेगा। स्टॉप।